हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन प्ले लिस्ट का पार्ट 3 है। इससे पहले इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। आपको ये टॉपिक समझने के लिए उन 2 पार्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, जिनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट के बारे में सीखा और उनके रिलेशन को सीखा। तो आज हम इस चैप्टर में जो करेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला याद दिला दूं कि हमने प्रोडक्शन फंक्शन सीखा कि वो क्या होता है। और मैंने आपको कहा था ये प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है ये 2 टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और एक हमने किया था लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट रन इतना कम समय होता है कि जहाँ पर अगर हमें अपने प्रोडक्शन में चेंज करना पड़ता है तो हम सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके अपने प्रोडक्शन में चेंज कर सकते हैं। और लॉन्ग रन में क्या होता है कि बहुत लंबा समय होता है, हम जैसा मर्जी चाहे चेंज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ हम शॉर्ट रन में ज़्यादा समय नहीं होता, इसीलिए हमने फैक्टर को यहाँ 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, फिक्स्ड और वेरिएबल। और लॉन्ग रन में मैंने कहा था कि कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है, सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, क्योंकि इतना लंबा समय होता है कि हम आराम से चेंजेस कर सकते हैं। तो आज हम जो करेंगे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये चैप्टर है ये शॉर्ट रन पे बेस्ड है। शॉर्ट रन में जो हम लॉ पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और जो लॉन्ग रन में हम लॉ पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। ये रिटर्न टू स्केल आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसको हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये क्या होता है। और रिटर्न टू फैक्टर की आज हम डिटेल करेंगे कि रिटर्न टू फैक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रिटर्न टू फैक्टर की डिफाइन। रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है? रिटर्न्स टू अ फैक्टर टू चेंज इन द आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वन वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, ये क्या बताता है? रिटर्न टू अ फैक्टर रेफर्स टू change in output, change in output due to change in one variable factor। क्योंकि आपको पता है इसमें हम जो चेंज करते हैं वो वेरिएबल फैक्टर को करते हैं, और हमने ये माना कि वन वेरिएबल फैक्टर में हमने चेंज किया कीपिंग क्या रखकर, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो उस तब आपके आउटपुट में जो भी चेंज आता है, जब हम एक वेरिएबल फैक्टर में चेंज करते हैं, बाकी फैक्टर को फिक्स रखते हैं या कांस्टेंट कह लो, तो हमारे आउटपुट में जो भी चेंज आता है उसको हम कहते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और ये क्या लिखेंगे इसके आगे कि इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। ये शॉर्ट रन में ऑपरेट होता है। क्लियर? तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर के अंदर जो हम लॉ पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आज हम इसी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये टॉपिक में। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं कि इसकी डिफाइन क्या होती है। सबसे पहले इसकी डिफाइन पे आते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, ये हमें क्या बताता है? इफ मोर एंड मोर, इफ more and more unit of variable factor, unit of variable factor combined with fixed factor, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो employed with, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, combined या employed with fixed factor। जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को लगाते जाते हैं हम फिक्स फैक्टर के साथ, शुरू में क्या होता है? इनिशियली TP increases
एट इंक्रीजिंग रेट। टीपी जो होता है वो शुरू में इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट, देन एट डिक्रीजिंग रेट। अगर मैंने और वेरिएबल फैक्टर लगाए तो फिर क्या होगा, टीपी जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, देन डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट पर, एंड फाइनली, और लास्ट में क्या होता है कि अगर और वेरिएबल फैक्टर लगते जा रहे हैं फाइनली डिक्लाइंस। फिर ये क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम किसी भी फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाते हैं, शुरू में तो टीपी हमारा इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, फिर हमारा वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, देन फाइनली स्टार्ट्स डिक्लाइन। तो अब हम इसको समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है। बट इससे पहले मैं इसकी कुछ एजम्पशंस बता रही हूँ जो हम इस लॉ में मान के चलेंगे। सबसे पहली एजम्पशन तो आपको यही लिखनी है कि इट अप्लाइज इन शॉर्ट रन, या दिस लॉ ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। दिस लॉ ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन, क्योंकि हमने ये चैप्टर को मैंने आपको हमेशा बताया कि ये शॉर्ट रन पे बेस्ड है। दूसरा, आपको याद हो प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी हमेशा हमें गिवन होगी इसमें, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी गिवन नहीं दी जाएगी तो टेक्नोलॉजी में चेंज होने पर हमारे प्रोडक्शन फंक्शन में चेंज होना पॉसिबल है। फिर टाइम पीरियड चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। तो हमने क्या एजम्पशन मानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है इज गिवन, वो हमें दी जाएगी एंड रिमेन सेम, और वो सेम भी रहेगी। तीसरी एजम्पशन हमने इसमें क्या मानी है कि जितने भी हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं, ऑल वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, और जो जितने भी वेरिएबल फैक्टर हैं आर इक्वली एफिशिएंट। यानी कि अगर हम एक लेबर लगाते हैं और वो 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता है तो दूसरा भी की कैपेबिलिटी भी 20 यूनिट प्रोडक्शन करने की रहेगी, ना तो कम ना ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा वो निकला, अच्छा निकला, तो फिर प्रोडक्शन फंक्शन पे फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चौथी बात जो इसमें मैंने आपको बतानी है इसमें वो क्या है कि द रेशो इन विच, द रेशो, ये ध्यान से समझना क्या होता है, द रेशो इन विच वेरियस फैक्टर, ठीक है, या वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस a product can be change। अब इस बात का क्या मतलब है, वैसे मैंने बड़ी बार टेबल बनाया लास्ट वीडियोस में। यानी कि मैं अगर किसी चीज़ का 2 यूनिट का प्रोडक्शन करती हूँ, ठीक है, मान लो कोई भी चीज़ है XYZ, ठीक है, 2 यूनिट अगर मुझे उसके बनाने हैं, तो शुरू में मैंने क्या करा, अपना एक फैक्टर लिया कैपिटल और एक मैंने लिया लेबर, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, शुरू में 2 कैपिटल लगाती हूँ और 1 लेबर लगाती हूँ, तो 2 यूनिट का प्रोडक्शन मिलता है। इसको कहते हैं हम रेशो, यानी कि हमारी 2K/1L की रेशो है। अब मान लो मेरे को प्रोडक्शन थोड़ा और बढ़ाना है, तो मैंने कैपिटल को अपना फिक्स फैक्टर माना है, ये तो वही रहेगी। अब मेरा रेशो क्या हो गया, मैंने 2 लेबर लगा दी। ऐसी मेरी कैपिटल फिक्स, मैंने 3 लेबर लगा दी। तो ये इस असम्पशन का ये मतलब है कि वेरिएबल फैक्टर जो हम कंबाइन कर रहे हैं, बार बार जोड़ रहे हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो रेशो जो है वो कैन बी चेंज, वो चेंज होगी। ये हमारी एजम्पशन है, ठीक है। अब हम इसको ना एक टेबल से बना करते हैं। टेबल के बाद मैं आपको कुछ एक एग्जांपल बताऊंगी, उस एग्जांपल से आप इस लॉ को समझना कि ये लॉ में क्या आपने सीखना है। तो पहले मैं एक टेबल बना देती हूँ, ठीक है। टेबल मैं वही यूज़ करूँगी जो मैं आपको आज तक बताती आ रही हूँ। ये है हमारा फिक्स फैक्टर, जो मैंने क्या माना है, कैपिटल, ठीक है। फिर मैंने अपना वेरिएबल फैक्टर लिया, उसको मैंने क्या लिया, लेबर को। यहाँ मैं टोटल प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ठीक है। वो मेरा फिक्स है। मेरे पास 3 यूनिट जो हैं वो कैपिटल के हैं, मैंने ये मान लिया, ठीक है। लेबर 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट लेते हैं, जब हम पहला लेबर लगाते हैं ये हमें 20 मिलता है, देन 50, फिर 90, फिर 120, फिर 140, फिर 140 और फिर 120।
मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 20, 30, 40, 30, 20, 0, -20। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो मेरी जो है एक बॉल पेन बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, लेट मेरी जो है एक बॉल पेन बनाने की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में मेरे पास 3 मशीन है। वो 3 मशीन क्या है? 3 मशीन है। जो पहली मशीन है वो क्या करती है? पेन की प्लास्टिक की बॉडी बनाती है। ठीक है, उसमें उसके मतलब पहली बॉडी में जो उसके प्लास्टिक के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो असेंबल होते हैं। दूसरी मशीन क्या करती है? उसके ऊपर जो मेरा ब्रांड नेम लिखा हुआ है ना, ठीक है, वो दूसरी मशीन उसको प्रिंट करती है। तीसरी मशीन क्या करती है? बॉल पेन में इंक फिलिंग का काम करती है। मैंने क्या बताया? मेरी बॉल पेन बनाने की फैक्ट्री, वहाँ मेरी 3 मशीनें। पहली मशीन का काम क्या है? पार्ट्स असेंबल करना, जो प्लास्टिक के जितने भी पार्ट्स होंगे, ठीक है, उसको असेंबल करती है। जो दूसरी मशीन है उसका काम क्या है? ब्रांड नेम को प्रिंट करना। जो मेरी तीसरी मशीन है उसका क्या काम क्या है? इंक फिलिंग का। ठीक है, वो क्या करती है? इंक की फिलिंग करती है। अब क्या होता है कि मान लो मैं इसके लिए सबसे पहले पहली मशीन, ठीक है, अब इन तीनों मशीन पे क्या होता है कि हमने एक बंदा काम पे लगाया। अब वो एक बंदे ने क्या किया कि काम करना शुरू करा। पहले वो पहली मशीन पे जाता है, पार्ट्स असेंबल करता है, फिर उसको छोड़ता है, फिर दूसरी पे जाता है, फिर उस पर ब्रांड नेम की प्रिंटिंग पर वो अपना काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी मशीन पर जाता है, इंक फिलिंग करता है। तो ऐसे वो काम करता है और काम करने पर वो क्या करता है कि 20 यूनिट्स का मेरे को प्रोडक्शन देता है। ठीक है, अब जो उसने मेरे को 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन दिया, वो 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन तो मेरा एमपी भी स्टार्टिंग में क्या रहेगा? 20, क्योंकि अभी तो मेरा शुरू हुआ है, तो वही का वही मेरा पहले लेवल पर जितना टीपी है उतना ही मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। अब क्या हुआ कि हमको लगा कि थोड़ा प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होने लग रहा, कि ज़रूरत पड़ रही है, तो मैंने दूसरा लेबर एम्प्लॉय किया। जैसे ही हमने दूसरा लेबर एम्प्लॉय किया, तो अब क्या हुआ कि काम करने में जो पहला पर्सन था, ठीक है, एक मशीन पर वो कह रहा है कि जो पहला पर्सन था उसकी अब एफिशिएंसी अब पहले से बढ़ी। क्यों? अब उसको साथ मिल गया। पहले तो वो क्या करता था, खुद ही एक मशीन पे जाता था, फिर उसको बंद करता था, फिर दूसरी पे जाता था, फिर उसको बंद करता था, फिर तीसरी पे जाता था। अब जब दूसरा वाला आया तो उन्होंने एक एक मशीन तो संभाली और तीसरी पर वो मिलके काम करने लग गए। इससे क्या हुआ? टाइम की सेविंग भी हुई और अब पहले वाले की एफिशिएंसी और बढ़ गई क्योंकि उसको साथ मिल गया। तो अब प्रोडक्शन जो है मेरा बढ़कर 50 हो गया। 50 हो गया तो चेंज कितने का आया बच्चों? 30 का। यानी कि अब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो पहले से बढ़ गया। चलो अभी हम फिर और आगे चलते हैं। अब हमने क्या करा? तीसरा लेबर लगाया। तीसरा लेबर लगाते तो और अच्छा प्रोडक्शन होने लग गया। क्यों? अब तो तीनों मशीन पर एक एक लेबर लग गया। पहले वाला सिर्फ पहली मशीन के लिए काम करने लग गया, दूसरा वाला लेबर दूसरी मशीन के लिए काम करने लग गया, चौथा वाला लेबर चौथी मशीन के लिए काम करने लग गया। अब तीनों की एफिशिएंसी और बढ़ गई और एक ही तरह का काम करने पर, अगर एक ही मशीन पर एक ही तरह का काम करेंगे तो उनका लेबर में उनकी स्पेशलाइजेशन आएगी, उस काम में उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, काम का बंटवारा हो गया। अब प्रोडक्शन जो है पहले से भी और अच्छा बढ़ गया। हमारा 50 से प्रोडक्शन बढ़कर 90 हो गया, यानी कि अब मेरा एमपी और बढ़ गया 40, क्योंकि ज़रूरत थी बेटा। इसलिए फिक्स फैक्टर को यूज़ जो हम कर रहे थे, जो हमारी मशीन हमारी जो लगी हुई थी उसको यूज़ करने के लिए हमारे को लेबर अभी चाहिए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब हमने क्या करा? एक लेबर और लगा लिया। जैसे ही हमने एक लेबर और लगाया, अब जो मेरा टोटल प्रोडक्ट है वो मेरा 90 से 120 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अब 3 मशीन पर 3 लेबर तो ऑलरेडी लगी हुई थी। अब चौथे वाले के लिए कोई एक्स्ट्रा मशीन तो थी नहीं, लेकिन उसने क्या करा कि उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी। किस वे में हेल्प करनी शुरू कर दी? कि कुछ ला के देना है, कुछ करना है, कुछ उठा के देना है, तो वो बाकी तीनों की हेल्प में लग गया। ठीक है, तो इसीलिए मेरा टीपी तो बढ़ा। ठीक है, 90 से 120 हुआ, लेकिन कितना बढ़ा? 30, यानी कि एमपी मेरा पहले से कम हो गया, लेकिन मेरा टीपी बढ़ा। तो यहाँ तक जो मेरा टीपी बढ़ा था बच्चों, उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। पहले मैं इसकी बात कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्शन है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर,
क्योंकि हर बारी लेबर एम्प्लॉय करने पर, वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करने पर फिक्स के साथ मेरा टोटल प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा बढ़ रहा था। इट मीन्स एमपी मेरा राइज कर रहा था। तो ये मेरी पहली स्टेज हो गई। फिर मैंने बताया मैंने चौथा लेबर रखा, चलो उसने भी हेल्प करनी शुरू करी, तो सामान उठाना, कुछ उठा के लाना है, किसी को कुछ देना है, तो इस काम से भी उनका थोड़ा बहुत हाथ साथ मिला, तो इसीलिए हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा, लेकिन पहले से कम, क्योंकि चौथे के लिए कोई एक्स्ट्रा मशीन नहीं थी कि उसको एक अलग से मशीन दे दी गई और उसने भी काम कर लिया, क्योंकि फिक्स फैक्टर को तो हम चेंज ही नहीं कर सकते शॉर्ट रन में। चलो ठीक है, बढ़ा, पांचवा लेबर आता है। ठीक है, अब पांचवें लेबर के टाइम पर तो और भी ज़्यादा काम ज़्यादा नहीं था। हमारा प्रोडक्शन जो है फिफ्थ लेबर के टाइम तो सिर्फ 120 से 140 हुआ, यानी कि 20 का चेंज आया। ठीक है, अब वो जो फिफ्थ लेबर था उसके पास कोई क्या काम करता था, उसको लगता था कि चलो कोई लेबर थक गया तो उसको वो रेस्ट करने के लिए बिठा देता था और उसकी जगह वो खड़ा होकर काम करने लग जाता था। किसी को पानी पीने जाना है तो उसने पानी पीने के लिए कोई गया थोड़ा सा, तो उसकी जगह पर वो खड़ा हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से वो ये वाली हेल्प करने लग गया। चलो ठीक है, अगर हेल्प हो ही रही थी तो हमारा प्रोडक्शन इसीलिए थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, किसी की थकावट दूर हो रही थी तो उस वजह से उसका काम को थोड़ा सा उसको रेस्ट मिल रहा था पहले वाले को, तो इस वजह से प्रोडक्शन में थोड़ा सा और बढ़ा, और जो प्रोडक्शन है वो उसमें बढ़ा 120 से 140 का, और जो चेंज आया वो आया 20 का। चलो अब क्या होता है, अब आगे चलते हैं। अब एक लेबर और बढ़ता है, छठा लेबर आ जाता है। जैसे ही 6 लेबर आता है, अब 6 लेबर जो है उसके पास तो अब कोई भी काम नहीं है। अब वो क्या करे, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हेल्प करने के लिए भी एक था, किसी की थकावट हो गई थी, किसी को बैठना था, कोई रेस्ट करना था, या फिर कभी कोई छुट्टी कर जाता था, तो जो एक्स्ट्रा वाला था वो काम कर रहे थे। बट अब छठे के लिए तो कुछ भी काम नहीं था। जब कुछ भी काम नहीं था तो टोटल प्रोडक्ट जो था वो हमारा वहीं आके रुक गया, यानी कि ये हमारे टोटल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट हो गया। यानी कि यहां तक हमारा टीपी बढ़ा, बढ़ते बढ़ते आके वो रुक गया। जहां तक वो आके रुक जाता है वो हमारी सेकेंड स्टेज होती है, और उसको हम कहते हैं हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, पहले में हमारा प्रोडक्शन बढ़ा इंक्रीजिंग रेट पर, इसीलिए हमने कहा इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। दूसरे में हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ा बट एमपी फॉल होता गया और 0 तक पहुंच गया, तो उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब आगे चलते हैं। मान लो 7वां लेबर लगा लिया, अब 7वें की तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे केस में तो हमारे साथ उल्टा हो गया, 140 से हमारा जो प्रोडक्शन था वो 120 हो गया। अब जैसे ही वो हमारा प्रोडक्शन 120 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये 7वें लेबर के पास तो बिल्कुल कोई काम नहीं था। बाकी छठों को भी वो बातों में लगाता था, उनको डिस्टर्ब करता था, उनके साथ गप्पे मारता था, तो बाकी 6 भी उसकी तरफ ध्यान देते थे, वो भी गप्पे मारने लग जाते थे। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी जो थी वो कम होने लग गई। अब प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ी नहीं, उल्टा वो कम हो गई। इसीलिए हमारा एमपी जो है अब कहाँ चला गया, नेगेटिव में चला गया, और हमारा टीपी जो है वो फॉल हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। ये हमारी तीसरी स्टेज होगी। यहाँ पर आके हमारा टीपी फॉल हुआ, क्योंकि 7वें की तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह से हमारा टोटल प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने पर ये स्टेजेस से होकर गुजरता है। अगर बच्चों आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज में रहकर प्रोडक्शन करना चाहेगा, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे वो सेकेंड स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहेगा। क्यों? देखो यहाँ तो क्योंकि सेकेंड में भी बेटा बढ़ तो रहा ही है ना, प्रोडक्शन कुछ तो बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन कुछ तो बढ़ रहा है, चाहे उसका रेट डिक्रीजिंग हो। यानी कि जब उसका टीपी उसके मैक्सिमम पर पहुंच जाता है ना, तब प्रोड्यूसर कहता है कि हाँ मेरे को अब प्रोडक्शन नहीं करना है। इट मीन्स प्रोड्यूसर जो है वो सेकेंड स्टेज तक प्रोडक्शन करना चाहेगा, जो भी एक रैशनल प्रोड्यूसर होगा। थर्ड स्टेज में तो वो बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वहाँ तो टीपी फॉल हो रहा है। और फर्स्ट स्टेज में टीपी जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, और उसको पता है कि अगर मैं और लेबर लगाता हूँ तो मेरे प्रोडक्शन में बढ़ेगा, लेकिन चाहे थोड़ा बढ़ेगा बट बढ़ेगा। इसीलिए वो जब आपका एमपी 0 होता है वो उस स्टेज तक प्रोडक्शन करना चाहेगा ही चाहेगा एक प्रोड्यूसर, क्योंकि उसको हर बारी कुछ तो मिल रहा है ना, ये तो है नहीं कि नहीं मिल रहा। तो जब तक उसको कुछ मिल रहा है वो प्रोडक्शन करेगा। तो इसीलिए कभी आपसे पूछे कि एक प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज में, तो आप कहना डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, यानी कि सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जो सेकेंड स्टेज होती है, वहाँ पर एक प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन करना पसंद करता है। ठीक है, अब हम एक डायग्राम से भी इसको समझ लेते हैं। डायग्राम सिखाती हूँ मैं आपको।
हम इसको 2 डायग्राम से बनाएंगे और दोनों डायग्राम के एक्सिस जो हैं एक दूसरे के नीचे बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए बच्चों। ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पहले वाले वाई एक्सिस में मैं टीपी दिखा रही हूँ, दूसरे वाले में मैं एमपी दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने दिखाया यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहाँ भी मैंने क्या दिखाया, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टीपी की। ठीक है, मैं पहले डायग्राम बनाती हूँ, डायग्राम को देखेंगे। मैंने आपको बोला टीपी का जो स्टेज होती है वो 3 होती है, इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ना, डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ना, देन मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद फॉल होना। तो जब भी टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा बच्चों, वो कॉन्वेक्स शेप बनाएगा। ठीक है, कौन सी शेप बनाएगा, कॉन्वेक्स। उसके बाद टीपी बढ़ेगा, लेकिन कौन सी रेट से बढ़ेगा, डिमिनिशिंग, तो वो कॉन्केव शेप बनाएगा और अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और इसके बाद भी अगर हम प्रोडक्शन करते हैं और वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं तो हमारा टीपी जो है वो फॉल होने लग जाता है। ये मैंने अलग अलग कलर से 3 स्टेजेस बनाई। ठीक है, अब इन 3 स्टेजेस के साथ अब मैं नीचे एमपी बनाती हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है कि पहली स्टेज ये है, मैं ये लाइन नीचे ले आती हूँ और ये मैक्सिमम से मैं इस लाइन को नीचे ले आती हूँ। आपने अभी टेबल में देखा कि जब तक हमारा टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था, यानी कि हमारा एमपी भी बढ़ रहा था, यानी कि मैं एमपी को राइज करती हूँ। एमपी को जैसे ही मैंने राइज किया, ठीक है, सॉरी ये हम ब्लू से बनाएंगे सेम, ये हमने एमपी को राइज किया, एमपी को राइज करा। अब आपका टीपी डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था, तो यहीं से ही आप टेबल में देखेंगे तो आपका एमपी फॉल होने लग गया था, 40 से 30, 30 से 20 और फिर 0, यानी कि जब टीपी मैक्सिमम पे पहुंचा था वहां पर एमपी को आपने 0 दिखाना है। तो सेकेंड स्टेज में इमीडिएटली आपने फॉल शुरू करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम में यहाँ से ऐसे घुमा के लेके आते हैं, आगे का राइज होना ही नहीं चाहिए। फिर जहां आपका टीपी जो है वो फॉल हो रहा है वहां पर आपका एमपी नेगेटिव एरिया में चला गया, यानी कि ये 0, ये टीपी का मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर टीपी जो है वो राइज कर रहा है, यहाँ पर टीपी फॉल कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट फेस है लॉ का, ये हमारा सेकंड फेस है, ये हमारा थर्ड फेस है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या मतलब होता है कि ये वो पॉइंट है जहां पर टीपी ने इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ना बंद कर दिया और उसके बाद अब टीपी ने डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ना शुरू कर दिया। बढ़ तो रहा है बट रेट चेंज हो गया यहाँ पर आके, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और ये टीपी का मैक्सिमम पॉइंट है। क्लियर है? तो ये मैंने सारा बता दिया। अगर आप चाहो तो इसको आप डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आप लिखेंगे ओ एक्स एक्सिस शोज द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ओ वाई एक्सिस शोज द figure 1 shows TP and figure 2 shows MP। ठीक है, TP जो भी ये आपकी शेप है, जो TP है वो S शेप का बनता है और MP जो है वो इनवर्स U बनता है। ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब आपने क्या करना है, इनिशियली MP राइजेस, जब तक MP बढ़ रहा है TP इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोडक्शन। अब ये क्यों होता है, आपने इसके रीजन वहीं पर ही लिखने हैं। पहला रीजन फुलर यूटिलाइजेशन, पहले स्टेज में आपके फिक्स फैक्टर का फुलर यूटिलाइजेशन होता है, अच्छा यूज होता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, काम का बंटवारा हो जाता है, तो एक पर्सन की जो एफिशिएंसी है वो और बढ़ जाती है, स्पेशलाइजेशन गेन कर लेता है यहाँ पर आके। ठीक है, तो ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से शुरू में हमें प्रोडक्शन जो है पहली स्टेज में हमें किस पे मिलता है, इंक्रीजिंग रेट पर। दूसरी स्टेज पर आते हैं जब हमारा एमपी फॉल हो रहा है और टीपी इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पर, वो कॉन्केव शेप बना रहा है। ठीक है, और वहां पर आते आते वो 0 पे पहुंचता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, यानी कि जो मेरा फिक्स्ड और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा ऑप्टिमम पे हम रीच कर चुके हैं। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, ऑप्टिमम होता है अच्छे से अच्छा ही। और आगे क्या होता है, डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर की अब एफिशिएंसी जो है वो कम होने लग जाती है क्योंकि लेबर एक्स्ट्रा लग गए हैं, हर कोई लेबर कोई ना कोई काम कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर, जब टीपी जो है वो क्या होने लग जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है। अब टीपी जब डिक्लाइन होता है तो उसमें वेरिएबल फैक्टर का यूज जो होता है थर्ड स्टेज में एक्सेसिव होने लग जाता है।
फिक्स फैक्टर का, सॉरी फिक्स फैक्टर का यूज़ जो है, यूज़ ऑफ फिक्स फैक्टर इज़ एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हम यूज़ करने लग गए हैं उसको। तो वो क्या होता है कि जो फिक्स फैक्टर होते हैं, सो दे ऑब्स्ट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि फिक्स फैक्टर तो सेम रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होएगा। तो इस वजह से उनमें लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लेक्शंस आने लग जाती हैं, मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है वो ख़राब होने लग जाता है। इस वजह से हमारा जो कॉस्ट है प्रोड्यूसर की वो बढ़ने लग जाती है, और हम तीसरी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जिसको हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। तो ये मैंने आपको आज लॉ सिखाया, पूरा सिखाया, पूरी एक एग्जाम्पल के साथ कि किस तरीके से आप एग्जाम्पल को सुनकर आप समझ सकते हैं, ठीक है। और मैंने फिर टेबल आपको बताया, डायग्रामेटिकली भी मैंने आपको समझाया, फिर मैंने आपको उसके रीजंस भी बताए कि क्या क्या रीज़न होते हैं। आपको कभी 6 मार्क्स में वेरीज का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए रीज़न भी साथ में लिखने ज़रूरी हैं, पॉइंट्स में ही, सिर्फ सिंपली पॉइंट्स में। तो इस तरीके से हमने आज ये चैप्टर में ये लॉ को और इसके रीजंस को समझकर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ जितनी भी हैं मेरी, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।